नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के 3 पार्ट पहले या 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, या 3 भागों में हमने डिवाइड करके क्वेश्चन कर लिए। अब आखिरी और चौथा भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। ये हड़प्पा सभ्यता, ये 4 नंबर, अभी 3 नंबर तक मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर क्लास देख रहे हो तो आपको पता होगा 3 तक करवा चुका हूँ। तो पहला प्रश्न है, A.L. बासम के अनुसार पूरे विश्व को हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक की देन क्या है? अगर हम देखें तो इसमें कपास का उत्पादन एवं उसके उपयोग की तकनीक का ज्ञान, एक तो ये महत्वपूर्ण है, और दूसरा ईंटें पकाने का ज्ञान, दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर एक कभी भी आपको लगे 2 क्वेश्चन है और दोनों में से एक का चयन करना हो, तो जो सबसे सटीक आपको लगे उसका चयन करना चाहिए। यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन है कपास का उत्पादन है उसके उपयोग का तकनीकी ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंधवासियों की कृषि एवं वस्त्र तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमें उनके कपड़े और कृषि के ऊपर विचार करना है। तो देखिए, लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट से बीज बोने के यंत्र के चित्रण मिलता है। दूसरा, कताई बुनाई के लिए लगभग प्रत्येक घर में 2-3 छेद वाले तकिए प्राप्त हुए हैं। तीसरा, बनवाली से लकड़ी का असली हल प्राप्त हुआ है। हमें पहचानना सत्य कथन। तो याद रखना, लकड़ी से संबंधित अगर कोई सामान की बात करें तो हमें याद रखना है कालीबंगा। लकड़ी की नालियां पूरी हड़प्पा सभ्यता में हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो ये तीसरा कथन इसका असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन केवल 1 और 2 ही सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों के पतन के कारणों एवं उनसे संबंधित पुराविदों विद्वानों का कौन सा युग सही सुमेलित है? लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा ही एक प्रश्न आया था, उसमें भी हमने पूछा था, इसमें भी है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता रहता है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का पतन सिंधु नदी की बाढ़, जॉन मार्शल एवं मेके। चुनहुदड़ो का पतन भीषण बाढ़, E.J.H. मेके। लोथल का पतन भोगवा नदी की बाढ़, S.R. राव। तो इसका उपयुक्त हो जाएगा, इसका विकल्प होगा 4 नंबर। क्यों? क्योंकि ये तीनों हमें पहले भी पढ़े हुए हैं। किस आदमी ने या किस इतिहासकार ने या किस व्यक्ति ने क्या राय दी थी या क्या संभावना व्यक्त की थी? कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। देखिए, आजकल के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, कथन और कारण वाले, सत्य कथन वाले, असत्य कथन वाले, या कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है। कथन ए, सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक सार्वभौमिक कारण से होना नितांत असंभव है। यानी अगर हम ये मान लें कि सिंधु सभ्यता केवल बाढ़ से तबाह हो गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा, जापान में सुनामी आई थी तो क्या पूरा जापान नष्ट हो गया? वर्तमान में हम देखते हैं तो असम में बाढ़ आ रही है। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो असम में बाढ़ आ रही है, उसकी खबरें लगातार चल रही है। तो क्या पूरा असम या पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा? नहीं, इससे ऐसा नहीं होगा। कारण, सिंधु सभ्यता बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली नगरीय सभ्यता थी, और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न थी। देखिए, इनका अफगानिस्तान से लेके गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान तक ये फैली हुई थी। इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई, तो केवल एक जगह बाढ़ आने से तो वो नष्ट नहीं होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इस चीज को याद रखना, कभी भी कोई सभ्यता एक कारण से नहीं होती। हाँ, यह हो सकता है जैसे मान लो कोई बड़ी महामारी आए तो भी उसमें लोग बच जाते हैं, क्योंकि हमने यूरोप की महामारी के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। ऐतिहासिक वर्गीकरण की दृष्टि से सिंधु सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? जब हमने पहली बार क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको काल विभाजन के बारे में बताया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल कौन सा है? जिस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, जिस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन हम आज तक उन्हें पढ़े नहीं पाए हैं। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी
किस विद्वान ने दी थी? यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो वो कौन था? चार्ल्स मेसन। सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार और आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आकार त्रिभुजाकार था। देखिए ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, फिर ये गुजरात की तरफ आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा करके अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे ये यूपी वाला क्षेत्र हो गया। तो ये पूरा त्रिभुज आकार में ही थी ये, यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो भी थी इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो ये लगभग त्रिभुजाकार में थी, क्योंकि यूपी हम देखते हैं तो यूपी लगभग यूपी का जो कॉर्नर है वो जम्मू कश्मीर में जाकर मिल जाता है, यानी ये इस तरीके की सभ्यता थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा था? हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का स्थल बताना है, ना कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का। तो उसका उत्तर हो जाएगा गनेरी वाला। भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी घाटी। मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया था, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि हम इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता भी। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा से प्राप्त श्रमिक आवास बेरिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें मजदूरों के रहने के लिए 15 कमरे बने हुए थे, यानी मजदूरों के रहने के लिए 15 कमरे थे। अब ऐसा कैसे पता चला कि ये मजदूरों के लिए, उनमें कमरे छोटे हैं और उनके मतलब शौचालय वगैरह है वो सामूहिक है। तो इस आधार पे हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये शायद मजदूरों के रहने के लिए रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर से मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं? इस चीज़ को याद रखना भाई, पूरी हड़प्पा सभ्यता में, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में घरों के, मकानों के मुख्य दरवाजे, जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है वो हमेशा पीछे की गली में खुलता है, ना कि मुख्य सड़क पे। एकमात्र इसका अपवाद कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसमें जो मकान है वो मुख्य सड़कों की तरफ है, इनके दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलते हैं। बाकी सभी में अगर ये सभ्यता ऐसे है, मान लो यहाँ पे अगर कोई मकान है और यहाँ पे छोटी गली है तो उसका मेन दरवाज़ा गली की तरफ होगा, ना कि मुख्य सड़क की तरफ। देखिए अगला सूची मिलान का प्रश्न है, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आजकल बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना कालीबंगा। कालीबंगा बच्चे की खोपड़ी में 6 छेदन शल्य चिकित्सा। मोहनजोदड़ो आद ऑस्ट्रेलियाड कांस्य नर्तकी। हड़प्पा R37 कब्रिस्तान। धोलावीरा उन्नत जल प्रबंध। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए के सामने 2, बी के सामने 1 और सी के सामने 3, डी के सामने 4। ये बात मैंने पहले बताई थी कि हड़प्पा से जो कब्रिस्तान मिला है उस कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया है? उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया R37। सर्वमान्य कार्बन तिथि क्रम के आधार पर सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य समय काल क्या है? यानी हमें सर्वमान्य बताना है, तो सर्वमान्य क्या होगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व संवत है, जो ईसा से पहले है ना वो तो चलती है कम होती हुई घटते क्रम में, और जो ईसा के बाद है वो चलती है बढ़ते क्रम में। तो इस चीज़ को याद रखना, यानी ईसु से 2500 साल से 1750 साल पहले तक, यानी ये सभ्यता लगभग कितने साल तक रही भाई? बताओ एक आइडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, आप मुझे कमेंट में इस बारे में बताएंगे कि ये सभ्यता लगभग कितने साल तक रही थी। अगला प्रश्न है, धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सैंधव धर्म में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। हमने लास्ट क्लास में भी सुना था कि मातृ देवी की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिली है। एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला के गर्भ से एक वृक्ष निकल रहा है, जिसे पृथ्वी देवी की मूर्ति माना गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त आदि शिव की मुद्रा पर अंकित पुरुष देवता को तिरुमुखी और सिंह युक्त माना गया है। उन्हें किस अन्य नाम की संज्ञा दी गई है? तो उसे क्या कहा गया है? पशुपति शिव। यानी उन्हें क्या माना गया है? शिव का पुराना रूप माना गया है। उनके चारों तरफ जानवर हैं अलग अलग तरीके के।
सिंधवासियों के पूजनीय पशुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही है। सबसे पूजनीय पशु एक श्रृंगी घोड़ा था। उनका सबसे पूजनीय पशु कुबड़ा बैल था। वे केवल काल्पनिक सिंह है। गाय उनकी सबसे पवित्र पूजनीय पशु थी। तो याद रखना कि इनका सबसे पूजनीय पशु कौन था? कुबड़ा वाला बैल। और अगर हमें मोहरों पे सबसे ज़्यादा किसकी प्राप्त होती है? एक श्रृंगी की। अब एक श्रृंगी आजकल आप देखते हो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न वो आता है ना बच्चों का, या जो एक कार्टून टाइप में आता है जिसमें घोड़ा है, उसके मुंह पे ऊपर सींग लगा हुआ है, तो वो एक श्रृंगी यूनिकॉर्न से ही प्रभावित है। यानी ये एक श्रृंगी से प्रभावित क्या है? यूनिकॉर्न। वर्तमान में जिसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं वही एक श्रृंगी है। कालीबंगा से प्राप्त बच्चे की खोपड़ी पर 6 छेदन मिलने के आधार पर पुराविद किस निष्कर्ष पर पहुंचे? शल्य चिकित्सा का ये जस्ट थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया है। कालीबंगा याद रखनी है। अगर बच्चे की खोपड़ी और 6 छिद्र की बात है तो कालीबंगा आपको याद रहना ही चाहिए। सिंधवासियों के श्रृंगार एवं परासाधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हमें इनमें बताना है सत्य कथन। सिंधव नारियां 16 प्रकार के केश विन्यास करती थी, जबकि पुरुष दाढ़ी मुंडवाता था। यानी वर्तमान में जो क्लीन शेविंग की पद्धति है वो उस समय भी थी। तो आप देख लो 2500 साल पहले भी थी और वर्तमान में भी है। लेकिन महिलाओं में कितनी थी? 16 प्रकार के केश विन्यास करती थी। यानी 16 प्रकार के डिजाइन वो बालों में बनाती थी। हमें इसका कैसे पता? वहाँ जो मरण मूर्तियाँ जो मिली है या वहाँ पे जो मोहर पे जो आकृतियाँ मिली है उसके आधार पे ये अंदाज लगाया गया है। वर्गाकार दाढ़ी रखने का स्पष्ट साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस नगर से मिलता है? वर्गाकार जो वर्तमान में ऐसी दाढ़ी की प्रचलन नहीं है क्या? ऐसे जो मुंह के ऊपर ऐसे सीधा आती है और ऐसे हो जाती है और यहाँ से क्लीन सीव रहती है। तो वर्गाकार दाढ़ी कौन से स्थल से मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के? तो वो है मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो में पुरुष क्या रखते थे? चौरस या वर्गाकार दाढ़ी रखते थे। आज भी आप कई लोगों को देखते हैं वो डिजाइन के लिए इसे बनवा कर रखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए मानव का चित्रांकन मिलता है? तो कौन सा? वे ढोल जैसी आकृति। यानी हम ये कह नहीं सकते कि वो ढोल ही है, लेकिन वो ढोल जैसी आकृति है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लेखित 3 देशों में व्यापार में बिचौलिए मध्यस्थ की भूमिका कौन सा क्षेत्र निभाता था? यानी ऐसा कौन सा देश था जो 2 देशों के बीच व्यापार करवाता था, जिसे आजकल की भाषा में ब्रोकर बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? ब्रोकर। पहले इसका नाम दलाल कहते थे, तो दलाल सुनने या बोलने में अच्छा नहीं लगता था। इसका नाम क्या हो गया? बिचौलिया। बिचौलिया से वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? ब्रोकर कहते हैं। तो कौन सा देश ब्रोकर का काम करता था? तो वो कौन सा था? दिलमुन। दिलमुन देश था। वर्तमान में दिलमुन कौन सा देश है? बहरीन का प्राचीन नाम दिलमुन था। निम्नलिखित में से किन किन स्थलों से सिंधु सभ्यता के स्तर के नीचे पूर्व सिंधव प्राक सिंधव संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं? यानी हमें वो कौन से स्थान है जहाँ से सिंधु ऐसा पता चलता है कि सिंधु सभ्यता से पहले भी वहाँ लोग रहते थे? तो कौन कौन से थे? हड़प्पा, आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा, बनवाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी दोनों सभ्यता। कालीबंगा के हमें कितने स्तर मिलते हैं? 5 स्तर मिलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। मतलब इन सभ्यताओं का विकास क्रमवत से हुआ। मतलब आदमी पहले छोटे छोटे झोपड़ियों में रहा होगा, फिर आगे विकास के साथ किले और उसके बाद में समकोण उसने किया होगा। वर्तमान में हम देखते हैं जैसे नए शहरों में देखते हैं, पहले छोटे छोटे पुराने भारत के वर्तमान शहरों में देखते हैं पहले छोटी छोटी बिल्डिंगें थी, आजकल आसमान को छूने वाली बिल्डिंगें हैं। तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक साथ ही बन गई, धीरे धीरे विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनानियों द्वारा कपास के लिए सिंडोरन शब्द का प्रयोग मुख्य कारण क्या था? क्योंकि यहाँ सिंधवासियों की उपज थी। देखिए यहाँ पे सिंध किसके लिए प्रयोग किया गया है? कपास के लिए। कपास के लिए इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि यूनानियों द्वारा कपास को क्या कहा गया था? सिंडोन। क्या कहा गया था? सिंडोन। तो इस चीज़ को याद रखना। यानी किसके लिए कहा? सिंधवासियों की उपज थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें प्राचीनतम भारत में अगर कपास के उदाहरण मिलते हैं तो कौन सी सभ्यता मिलते हैं?
सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की आकृति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो किस स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा के बारे में आपको याद रखना है कि वहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, बाकी हर जगह से मिली है। कालीबंगा इसका अपवाद है, यानी कालीबंगा से हमें मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। हड़प्पा में एकमात्र कालीबंगा स्थल ऐसा है जहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली है। हड़प्पा स्थल में अंकरण अलंकृत, यानी अंकरण मतलब समझे अलंकृत, यानी उन पर डिजाइन चित्र जैसे बने हुए हैं, वो ईंटें मिली है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त वर्ताकार चबूतरों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब मैंने आपको बार बार बताया कि कोई भी प्रश्न आए किसी भी एग्जाम में तो उस प्रश्न को पूरा पढ़ना है हमें और देखना है कि सामने वाला हमसे पूछ रहा है कथन सत्य है, असत्य, सत्य है या नहीं है, मिलान है या कूट प्रश्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हड़प्पा से पक्की ईंटों से निर्मित कुल 18 वर्ताकार चबूतरे मिले, यह बात बिल्कुल सत्य है। चबूतरों के मध्य एक एक गड्ढा बना हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, यह भी सही है। ये चबूतरे केवल धातु पिघलाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, यह गलत है, क्योंकि हम ऊपर की अगर 3 ही लाइन में पढ़े तो भी हमें इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाता है कि गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ मिले। तो धातु यहाँ पे क्या लिखा है? धातु, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पूरी पढ़ा दी है। हड़प्पा सभ्यता के मैंने 4 पार्ट बनाए हैं और हर पार्ट में 25-25 यानी है आपको 100 क्वेश्चन तैयार करवाए हैं। और आप देख लेना एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपको इनमें से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे, नहीं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मिले, हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सा कथन सत्य है और ये 3 कथन गलत लिख के ये ऊपर वाला दे दे, यानी प्रश्न को एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा सकता है। हम इसके आगे अब लेके आएंगे वैदिक सभ्यता। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा वैदिक सभ्यता को लेकर। धन्यवाद।